NT UGC NET 2021 Mission JRF. Hello guys, welcome to my channel Tutorials by Shweta. I am Shweta and मैंने मेरा JRF कॉमर्स से क्वालिफाई किया है। जैसे कि हमने पेपर 2 कॉमर्स की यूनिट 3 बिजनेस इकोनॉमिक्स शुरू कर रखी है। ये उसका पार्ट 10 है। अगर आपने पहले 9 पार्ट नहीं देखे तो प्लीज़ उन्हें भी जाकर देखिए। आज हम करेंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यूटिलिटी एनालिसिस। कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, सबसे पहले कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वो सिचुएशन होती है जहाँ पर कंज्यूमर अपना मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर रहा हो, जहाँ से कंज्यूमर अपना जो भी वो स्पेंड कर रहा है अपनी इनकम को, उससे वो चेंज नहीं होना चाहता उस पॉइंट से। दिस इज कंज्यूमर इक्विलिब्रियम. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम refers to a situation wherein consumer gets maximum satisfaction out of his limited income and he has no tendency to make any change in his existing expenditure. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब वही है कि ये एक सिचुएशन होती है जहाँ पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव कर रहा हो अपनी लिमिटेड इनकम से, और कंज्यूमर की कोई टेंडेंसी नहीं है कि वहाँ पर वो एग्जिस्टिंग एक्सपेंडिचर जो वो कर रहा है उससे वो कुछ चेंज लाए उसमें. ओके, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का मतलब तो पता चल गया. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम हर एक एनालिसिस से अलग अलग होते हैं. आज जो हम कर रहे हैं वो यूटिलिटी एनालिसिस से कर रहे हैं, जो कि हम काफ़ी 2-3 दिनों से हम कर रहे थे, 3-4 दिन से. उसी से ही यूटिलिटी एनालिसिस से ही कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आज करेंगे. अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की अजम्पशंस क्या हैं? रेशनल कंज्यूमर, कंज्यूमर रेशनल होना चाहिए. कार्डिनल यूटिलिटी यानी कि नंबर्स के अंदर मेजरमेंट होनी चाहिए यूटिलिटी की. इंडिपेंडेंट यूटिलिटी, यूटिलिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए. मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहनी चाहिए. फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड प्राइस होना चाहिए. कंज्यूमर का टेस्ट, प्रेफरेंस, कस्टम सब कांस्टेंट रहने चाहिए. परफेक्ट नॉलेज, कंज्यूमर को परफेक्ट नॉलेज होनी चाहिए कि किस कमोडिटी का क्या प्राइस चल रहा है, ये सब. ओके, अब कंज्यूमर इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करना है. इसके 3 केसेस बनते हैं. पहला, अ सिंगल कमोडिटी विद वन यूज. अगर कंज्यूमर एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है और उसका एक ही यूज है. दूसरी सिचुएशन, जब कंज्यूमर एक कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है लेकिन उसके बहुत सारे यूजेस हैं. और थर्ड, जब कंज्यूमर सेवरल कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है. अब वन बाय वन करके इन तीनों सिचुएशंस को करेंगे. सबसे पहले अ सिंगल कमोडिटी विद वन यूज. जब कंज्यूमर एक कमोडिटी यूज कर रहा है और उसका एक ही यूज है. व्हेन अ कंज्यूमर बाइज अ कमोडिटी ही पेज अ प्राइस फॉर इट. जब भी कंज्यूमर कोई कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उसके लिए वो कुछ प्राइस पे करेगा. फॉर ईच यूनिट ऑफ द कमोडिटी ही मेक्स अ सेक्रीफाइस इन टर्म्स ऑफ प्राइस. उसको कमोडिटी की एक यूनिट के बदले कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा. इन रिटर्न ही गेट्स सम यूटिलिटी. उसके बदले उसको कुछ यूटिलिटी मिलेगी. द यूटिलिटी ऑफ ईच सक्सेसिव यूनिट गोज ऑन डिमिनिशिंग एज मोर एंड मोर ऑफ अ कमोडिटी आर कंज्यूम्ड. हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में किया था कि जैसे जैसे कंज्यूमर अपनी कमोडिटी की यूनिट्स को बढ़ाएगा वैसे वैसे यूटिलिटी कम होती जाएगी. On the other hand, according to the assumption of this law, the utility of money paid in terms of price of each commodity, each unit of commodity remains constant. इस लॉ की assumption ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगी प्राइस की टर्म में वो कांस्टेंट रहेगी. Obviously, a rational consumer will consume the commodity up to a point where the marginal utility of final units of the commodity is equal to the marginal utility of money in terms of price paid for it. इस कंप्लीट का मतलब ये है कि जब एक कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी कंज्यूम करता है तो उसके बदले में वो कुछ प्राइस पे करेगा. ओके, और हर एक यूनिट जो वो खरीद रहा है उसके बदले में वो जो प्राइस पे करेगा, और जैसे जैसे वो अपनी यूनिट्स को बढ़ाएगा वैसे वैसे उसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती जाएगी. और इस लो की अजम्पशन ये है कि जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी होगी पेड इन टर्म्स ऑफ प्राइस वो कांस्टेंट रहनी चाहिए. तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट वहाँ होगा जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल होंगे.
उस पॉइंट पर कंज्यूमर मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन अचीव करेगा। इन दिस वे द कंज्यूमर विल गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन एंड विल बी इन इक्विलिब्रियम। कहाँ पर? जब मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल होंगे। टेबल में देखें तो देखो, एक ही कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर और उसका एक ही यूज है। तो जब वो पहली यूनिट कंज्यूम करी उसने, तो कितना ही हो रही थी उसको? 50 यूटिल्स। ये जो है ये प्राइस है, और ये लोग यही बोलता है कि जो प्राइस है, जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है प्राइस की टर्म्स में, वो कांस्टेंट रहेगी। तो देखो ये कांस्टेंट है 2020। अब कंज्यूमर वहां तक कंज्यूम करेगा जहां पर उसकी मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल होंगे। उस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में होगा। जब कंज्यूमर ने पहली यूनिट कंज्यूम करी तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी आई 50, फिर उसने सेकंड कंज्यूम करी तो 40, एक और कंज्यूम करी तो 30, एक और करी तो 20। अब देखो इस पॉइंट पर जब वो 4 यूनिट्स कंज्यूम कर रहा है, उस पॉइंट पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस दोनों सेम है। ओके, और अगर वो नेक्स्ट कंज्यूम कर रहा है, फिफ्थ कंज्यूम करता है, तो मार्जिनल यूटिलिटी 10 हो गई, और इस केस के अंदर मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से भी कम चली गई। तो इसलिए कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी और प्राइस इक्वल होंगे। ओके, अब डायग्राम में देखें तो प्राइस तो कांस्टेंट है, तो 20 कांस्टेंट कर दिया। मार्जिनल यूटिलिटी का अगर जब कर्व बनाते हैं तो डाउनवर्ड स्लोपिंग बन रहा है। इस पॉइंट पर जहां पर प्राइस और मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होंगे, वो हो जाएगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। अब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या हो गया? 4 यूनिट्स। ओके, ये तो बात हुई सिंगल कमोडिटी विथ सिंगल यूज। अब करते हैं सिंगल कमोडिटी विथ सेवरल यूज। कंज्यूमर कमोडिटी तो एक ही कंज्यूम कर रहा है, लेकिन उसके यूजेस बहुत सारे हैं, तो कंज्यूमर उस कमोडिटी को डिफरेंट डिफरेंट यूज में लगाएगा। तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होगा? मतलब वो एक ही कमोडिटी को किस यूज में कितना लगाए कि उसका सेटिस्फेक्शन मैक्सिमम हो जाए। In case of a single commodity with several uses, a consumer will be in equilibrium when he distributes different units of a commodity in different uses in such a way that he gets equal marginal utility from each use. कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कहाँ होएगा? जब मान लो 2 यूज पे वो लगा रहा है, यूज ए और यूज बी, तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? जब ए यूज पे वो जितना लगा रहा है उसकी मार्जिनल यूटिलिटी, और जब बी पे लगा रहा है वो मार्जिनल यूटिलिटी, जब जिस पॉइंट पर दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल आ जाएगी, सेम आ जाएगी, वो पॉइंट हो जाएगा कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए यूज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी यूज। सपोज करो कि एक कंज्यूमर है, उसके पास 5 लीटर्स कैरोसिन ऑयल है। अब कैरोसिन ऑयल 5 लीटर्स है, लेकिन कंज्यूमर इसको 2 यूज में लगा रहा है। कैरोसिन ऑयल को, ऑयल को लगा रहा है स्टोव में और ऑयल को लगा रहा है लालटेन में। ओके, तो कंज्यूमर अब इस 5 लीटर को किस यूज में कितना लगाए वो देखना है। तो कहाँ पे? जहां पर उसकी दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी है वो सेम होगी उस पॉइंट पर। तो देखो जब कंज्यूमर ने 1 लीटर लगाया, 10 लीटर मतलब 1 लीटर लगाया ऑयल इन स्टोव पे और 1 लीटर ही लगाया ऑयल इन लालटेन पे, तो पहला इसने लगाया तो उसको मिल रहे थे 10 यूटिल्स और यहाँ से मिल रहे थे 8 यूटिल्स। सेम नहीं हुए, आगे बढ़ो। सेकंड, जब उसने एक और लगा दिया, 2 लगाए, तो ऑयल से मिल रहे हैं 8 और लालटेन से मिल रहे हैं 6। अब ये था कि भाई लास्ट वो जो यूनिट लगा रहा है उससे मार्जिनल यूटिलिटी दोनों की सेम हो, तो सेम तो अब यूं भी आगे कि यहाँ पर 8 है और यहाँ पर 8 है, लेकिन कंज्यूमर यहाँ पर तो 2 लीटर लगा रहा है और यहाँ पर 1 लीटर लगा रहा है, तो 3 ही लीटर हुए, उसके पास तो 5 लीटर है। सेटिस्फेक्शन तो यहाँ पर होगी लेकिन मैक्सिमम नहीं हुई, तो कंज्यूमर आगे बढ़ेगा। अब कंज्यूमर ने जब 3 लीटर लगाया ऑयल इन स्टोव पे, तब कंज्यूमर को मिल रहा है 6 यूटिल्स, और यहाँ पर देखें तो लालटेन पे 6 यूटिल्स
कंज्यूमर को मिल रहा था जब वो 2 यूनिट लगा रहा था। तो इस पॉइंट पर भी दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी सेम हो गई, और यहाँ पर 3 लीटर लगा रहा है और यहाँ पर 2 लीटर लगा रहा है, तो टोटल हो गए 5 लीटर। तो 5 लीटर भी पूरे हो गए और दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम आ गई, और इस पॉइंट पर कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन होगा। अगर कंज्यूमर इसके अलावा और किसी भी पॉइंट पे करता है तो उसका वो जो यूटिलिटी मिल रही है टोटल, वो कम ही आएगी, मैक्सिमम जो है वो इसी पॉइंट पर आएगी। अब ऐसे देखें तो यहाँ पर भी 4 आ रही है मार्जिनल यूटिलिटी और यहाँ पर भी 4 आ रही है मार्जिनल यूटिलिटी, तो मार्जिनल यूटिलिटी तो सेम आ गई दोनों में। लेकिन यहाँ पर लगा रहा है वो 4 लीटर और यहाँ पर लगा रहा है वो 3 लीटर, ये तो 7 लीटर हो गए, और इतना तो ऑयल ही नहीं है। तो इसलिए मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ, कौन से पॉइंट पे होगा? इस पॉइंट, जब वो 3 लीटर लगाएगा ऑयल इन स्टोव पे और 2 लीटर लगाएगा ऑयल इन लालटेन पे। कर्व में देखें तो इस तरफ है क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन लालटेन और इस तरफ है क्वांटिटी ऑफ ऑयल इन स्टोव। मार्जिनल यूटिलिटी कर्व जो है वो दोनों का बना दिया। ठीक है जी। अब कहाँ पर, जब दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी जिस पॉइंट पर सेम होगी वो है 6। तो यहाँ जब 6 से नीचे आए तो ये कितनी है? 3, यानी इसकी वो करेगा 3 यूनिट कंज्यूम और इसकी वो करेगा 2 यूनिट कंज्यूम। ओके, तो सिंगल कॉमोडिटी विद सेवरल यूज के अंदर कंज्यूमर का मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन कहाँ होएगा? जहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी दोनों यूज से या 2 यूज 3 यूज जितने भी यूज कर रहा है, तो जब उनकी मार्जिनल यूटिलिटी सेम आ जाएगी उस पॉइंट पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा। अब देखते हैं सेवरल कॉमोडिटीज का केस। जब कंज्यूमर 2 या 2 से ज्यादा कॉमोडिटीज को कंज्यूम कर रहा है तब कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? When a consumer spends his fixed income on more than one commodity, he compares the marginal utilities of different commodities with a view to getting maximum satisfaction. जब कंज्यूमर अपनी फिक्स्ड इनकम को एक से ज़्यादा कॉमोडिटी पर लगाता है तो कंज्यूमर कंपेयर करेगा उनकी मार्जिनल यूटिलिटी को कि डिफरेंट डिफरेंट कॉमोडिटीज पर उसको कितनी कितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है, और जिस पॉइंट पर उन कॉमोडिटीज की मार्जिनल यूटिलिटी सेम होगी वो पॉइंट कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। The consumer is in equilibrium when the last unit of money spent on different commodities yield him equal marginal utility, जहाँ वो पॉइंट जहाँ पर कंज्यूमर का एक मार्जिनल यूटिलिटी इक्वल होगा। तो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब ये मनी क्या होगा? जो प्राइस की टर्म्स में जो पे कर रहे हैं वो। और अगर हम प्राइस को भी साथ में लेकर चलें तो क्या होगा? ये हमने लास्ट वीडियो में किया भी था। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ एक्स इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई अपॉन में प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू, मतलब जितने भी हो सकते हैं वो 4-5 जितने भी कॉमोडिटीज कंज्यूम कर रहे हैं तो वैसे ही सबके वो करके इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ओके, और वी कैन से मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स अपॉन में मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल प्राइस ऑफ एक्स अपॉन में प्राइस ऑफ वाई इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। तो ये पॉइंट कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट हो जाएगा। अब मान लो कंज्यूमर के पास 5 रुपए हैं जो कंज्यूमर स्पेंड कर रहा है कॉमोडिटी एक्स पे और कॉमोडिटी वाई पर, और दोनों के प्राइस ₹1 पर यूनिट है। तो जब कंज्यूमर ने 1 रुपया लगाया कॉमोडिटी एक्स पे तो कंज्यूमर को मिल रही थी 12 यूटिल्स और वाई से 10 यूटिल्स। नहीं हुआ काम, दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी सेम नहीं आई तो कंज्यूमर आगे बढ़ा। कंज्यूमर ने अब 2 रुपये लगाए तो एक्स से मिल रही है 10 यूटिल्स और वाई से मिल रही है 8 यूटिल। यहाँ अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी 10 है, यहाँ पर भी 10 है, तो मार्जिनल यूटिलिटी तो सेम आ गई। लेकिन यहाँ पर कंज्यूमर अभी 2 रुपये स्पेंड कर रहा है और वाई वाले पे कंज्यूमर 1 रुपये स्पेंड कर रहा है, ये तो 3 हुए, बट कंज्यूमर के पास तो 5 रुपये है। तो मैक्सिमम कैसे हुआ कंज्यूमर का सेटिस्फेक्शन? तो कंज्यूमर आगे और बढ़ेगा। अब कंज्यूमर ने 3 रुपये लगाए एक्स पे तो मिल रहे हैं 8 यूटिल्स और वाई से मिल रहे हैं 6 यूटिल्स। अब इस पॉइंट पर यहाँ पे भी 8 यूटिल्स और जब वो 2 रुपये स्पेंड कर रहा था वाई पर तो भी उसको मिल रहे थे 8 यूटिल्स। तो ये वो सिचुएशन है जब दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी सेम आ गई, और एक्स पे लगा रहा है 3 रुपये, वाई पर लगा रहा है 2 रुपये, टोटल हो गए 5 रुपये।
तो ऐसे कंज्यूमर की जो इनकम है वो भी पूरी हो गई। और इस पॉइंट के अलावा अगर कंज्यूमर कोई और भी सिचुएशन, अगर कोई और भी पॉइंट अगर वो देखता है कि 4 रुपये या 1 रुपये एक्स पे, वाई 1 रुपये वाई पे, कंज्यूमर का और कहीं पर भी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं होगा। ओके। और कर्व में देखें तो इस तरफ है, यहाँ से यहाँ चल रहे हैं तो एक्स, और जब उल्टे आ रहे हैं तो क्वांटिटी ऑफ वाई है। दोनों के कर्व बनाए, वो पॉइंट जहाँ पर दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी सेम होगी तो वो है ये ई पॉइंट। यहाँ से नीचे ले आओ, यहाँ जब नीचे लाए तो एक्स की तो हो रही है 3 और वाई की हो रही है 2। तो कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम पॉइंट क्या होगा? एक्स की 3 यूनिट और वाई की 2 यूनिट। एक्स की 3 रुपये स्पेंड कर रहा है और वाई के 2 रुपये स्पेंड कर रहा है। ओके। तो ये थे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की 3 सिचुएशन थी, तीनों की तीनों सिचुएशंस पूरी हो चुकी हैं। अब देखते हैं कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस जो हम पिछले 3-4 दिनों से कर रहे थे, उसके क्रिटिसिज्म्स क्या हैं। क्रिटिसिज्म करें उससे पहले मैं एक बार सारा रिवाइज करा देती हूँ। हमने ये देखा था सबसे पहले यूटिलिटी क्या होती है, फिर यूटिलिटी के कॉन्सेप्ट्स को किया था, फिर ये देखा था यूटिलिटी के यूटिलिटी मेजर करने के 2 तरीके होते हैं, कार्डिनल और ऑर्डिनल। हमने कार्डिनल को शुरू किया था। फिर ये देखा था कार्डिनल एनालिसिस के अंदर यूटिलिटी के 2 लॉ होते हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी और लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। फिर हमने डिमिनिशिंग वाला लॉ किया और फिर हमने इक्वी वाला लॉ किया, दोनों लॉ हो गए। उसके बाद आज हमने किया कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम क्या होगा कार्डिनल एनालिसिस से। तो कंज्यूमर के इक्विलिब्रियम क्या होगा, उसकी 3 सिचुएशन थी, सिंगल कमोडिटी विद सिंगल यूज, सिंगल कमोडिटी विद सेवरल यूज और सेवरल कमोडिटीज, वो तीनों पूरी होगी। और यहाँ पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम भी पूरा हो चुका। अब देखते हैं जो हम कार्डिनल यूटिलिटी से कर रहे थे उसके क्रिटिसिज्म्स क्या हैं, और इस क्रिटिसिज्म्स के साथ ही जो कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस था वो टॉपिक बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। कार्डिनल मेजरमेंट ऑफ यूटिलिटी इज नॉट पॉसिबल, ये हमने पीछे 2 लॉ किए थे, उसमें दोनों का ही हमने जब क्रिटिसिज्म किए थे तब मैंने बताया था कि कार्डिनल मेजरमेंट यूटिलिटी की करना पॉसिबल नहीं होता। कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है तो उसमें अगर ये बोले कंज्यूमर कि मुझे इससे 10 यूटिल्स मिले, 12 यूटिल्स मिले, तो कंज्यूमर के लिए ये नंबर के अंदर एक्सप्रेस करना पॉसिबल नहीं होता। एवरी कमोडिटी इज नॉट एन इंडिपेंडेंट कमोडिटी, ये लॉ ये मानता है कि हर एक कमोडिटी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए, बट ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि बहुत सारी कमोडिटीज ऐसी होती हैं जो इंडिपेंडेंट नहीं होती। मार्जिनल यूटिलिटी कैन नॉट बी एस्टिमेटेड इन ऑल कंडीशंस, अगर कंज्यूमर को टीवी सेट लेना है तो उस केस के अंदर तो मार्जिनल यूटिलिटी एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि कंज्यूमर जो है वो अपने हर एक बजट पीरियड के अंदर, बजट पीरियड मतलब 1 महीना, 1 साल, हर एक बजट पीरियड के अंदर तो कंज्यूमर टीवी सेट को नहीं लेगा ना, तो मार्जिनल यूटिलिटी को एस्टिमेट करना पॉसिबल नहीं है ऐसे। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी डज नॉट रिमेन कांस्टेंट, ये एनालिसिस ये मानती है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहनी चाहिए, बट ऐसा होता ही नहीं है कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी कांस्टेंट रहे। इस लॉ की बहुत सारी अजम्पशंस हैं कि इनकम कांस्टेंट रहे, प्राइस कांस्टेंट रहे, कंज्यूमर का टेस्ट कांस्टेंट रहे, जबकि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि सारी चीज़ें कांस्टेंट रहे। नो डिवीजन ऑफ प्राइस इफेक्ट बिटवीन इनकम इफेक्ट एंड सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ये इस एनालिसिस के सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म है कि ये जो एनालिसिस है वो प्राइस इफेक्ट, इनकम 3 टाइप के होते हैं, प्राइस इफेक्ट, इनकम इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। ये एनालिसिस जो है यूटिलिटी एनालिसिस उसको एक्सप्लेन नहीं करता। और वन ऑफ द मेन रीजन कि ऑर्डिनल एनालिसिस आया वो यही था। इसके बाद हम ऑर्डिनल एनालिसिस ही शुरू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। कंज्यूमर इज रिगार्डेड एज कंप्यूटर, ये लो ये मानता है, ये एनालिसिस कि कंज्यूमर जो है वो कंप्यूटर है, उसकी कंप्यूटर की तरह ट्रीट कर रखा है कि कंज्यूमर कुछ भी खरीदेगा तो पहले अपना पूरा एस्टिमेट करेगा कि इस एक्स कमोडिटी है उससे मुझे इतनी यूटिल्स मिल रही हैं, वाई कमोडिटी है उससे इतनी मिल रही हैं। अगर मैं कोई और केस लगा कर देखूँ
तो मुझे इतने यूटिल्स मिलेंगे। तो कंज्यूमर कंप्यूटर थोड़ी है। डज नॉट एक्सप्लेन गिफिन्स पैराडॉक्स। ये एनालिसिस गिफिन्स पैराडॉक्स को एक्सप्लेन नहीं करता। सो दिस इज अबाउट द क्रिटिसिज्म ऑफ कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। और इसी के साथ यूटिलिटी के जो दो थे, कार्डिनल ऑर्डिनल, कार्डिनल वाला बिल्कुल कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।